प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र। आज हमें अध्याय 23 प्रारंभ करना है, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सबसे पहले बजट शब्द से तात्पर्य क्या है, इस शब्द की कहाँ से उत्पत्ति हुई, इस पर हम चर्चा करते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बगेट से हुई है, जिसका तात्पर्य है चमड़े का थैला। यानी बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बगेट से हुई है और इसका तात्पर्य क्या है, चमड़े का थैला। अब चमड़े के थैले से क्या तात्पर्य है, देखिए जब बजट को पेश किया जाता था तो उसे एक चमड़े के थैले में से निकाल कर पेश किया जाता था और उसी चमड़े के थैले के नाम पर उस वित्तीय विवरण प्रपत्र का नाम रख दिया गया बजट। 1733 में इंग्लैंड में इसे जादू का पिटारा कहा जाता था। अब जादू का पिटारा क्यों कहा जाता था, क्योंकि बजट को जब तक पेश नहीं किया जाता था तब तक किसी को भी ये पता नहीं होता था कि उसके अंदर क्या है, किस प्रकार की घोषणाएं हैं। तो एक प्रकार से जादू के पिटारे के रूप में संग्रहित रहता था जब तक उसको पेश नहीं किया जाता था। इसीलिए बजट को क्या कहा जाता था, जादू का पिटारा कहा जाता था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बजट शब्द की परिभाषा पर। देखिए क्या है बजट, यह सरकार की आय और व्यय का विवरण प्रपत्र है। इसमें किसका विवरण होता है, सरकार की आय का, अर्थात सरकार को कैसे कितनी आय होगी, और सरकार के व्यय के अर्थात सरकार के खर्चे किस प्रकार के कौन कौन से हैं, जिसमें आगामी वर्ष के आय व्यय के अनुमानित आंकड़े। देखिए बजट के अंदर जो आंकड़े होते हैं अर्थात जो आय व्यय के विवरण होते हैं वो आगामी वर्ष के लिए होते हैं। चूंकि आगामी वर्ष के लिए होते हैं इसलिए क्या होते हैं, अनुमानित होते हैं। तो बजट के अंदर सरकार के आगामी वर्ष के आय व्यय के अनुमानित आंकड़े होते हैं एवं आगामी वर्ष के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, अर्थात आगामी वर्ष के अंदर सरकार को कौन कौन से सामाजिक या आर्थिक कार्यक्रम नए चलाने हैं तो उनका सबका विवरण इसके अंदर होता है। तथा आय व्यय को घटाने और बढ़ाने के प्रस्ताव, सरकार की आय को घटाने या बढ़ानी है, अर्थात कौन कौन से नए कर लगाए जाने हैं या कर की दरों को कितना बढ़ाया जाना है, और घटाने से तात्पर्य किसी कर की दर को कितना घटाया जाना है ताकि रिलीफ दिया जा सके। तो इन सब प्रस्तावों का विवरण होता है इसके अंदर। तो क्या हुआ, बजट सरकार की आय एवं व्यय का विवरण प्रपत्र है जिसमें आगामी वर्ष के आय व्यय के अनुमानित आंकड़े होते हैं एवं आगामी वर्ष के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों तथा सरकार के आय एवं व्यय को घटाने या बढ़ाने के प्रस्तावों का विवरण होता है। देखिए नेक्स्ट आता है बजट के उद्देश्य। क्या क्या बजट के उद्देश्य हैं। सबसे पहला आता है विकास एवं विकास की दिशा का निर्धारण। किसी भी देश का बजट उस देश के विकास के लिए योगदान देता है, विकास को बढ़ाने में एवं विकास की दिशा भी तय करता है। दूसरा आता है उत्पादन बढ़ाने में योगदान। देखिए बजट उत्पादन बढ़ाने में किस प्रकार से अपना योगदान देता है। बजट के अंदर विभिन्न प्रकार के करों में रियायतें प्रदान की जाती है और ये रियायतें उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है, जिससे उत्पादन बढ़ाने में वो अपना योगदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आता है नए कर लगाकर कीमत स्तर नियंत्रण। देखिए नए करों के द्वारा कीमत स्तर किस प्रकार से नियंत्रित होता है। जो लोगों के पास अतिरिक्त आय होती है सरकार कर लगाकर उसको वापस ले लेती है, जिससे उनके पास जो पैसा है, जो धन है, वो मुद्रास्फीति में या कीमतों को बढ़ाने में अपना योगदान नहीं दे पाता। तो जब सरकार को या बजट के माध्यम से कीमत नियंत्रण करना होता है तो कर की दर को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है देश के आर्थिक सामाजिक विकास को गति देना एवं आय व धन का पुनर्वितरण। देखिए विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से बजट के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति प्रदान की जाती है। आय एवं धन का पुनर्वितरण किस प्रकार से किया जाता है, जो धनी वर्ग है उसकी आय पर कर लगा करके और उस कर को जो गरीब लोग हैं उनको हस्तांतरण भुगतान के द्वारा या अनुदान के द्वारा वितरित कर इस प्रकार से आय एवं धन का क्या किया जाता है, पुनर्वितरण किया जाता है। नेक्स्ट आता है देश की उत्पादन संरचना एवं उत्पादन के स्तर को दिशा देना। विभिन्न प्रकार की नीतियों के माध्यम से सरकार उत्पादन संरचना एवं उत्पादन के स्तर को दिशा प्रदान करती है।
नेक्स्ट आता है मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति का उपचार। किस प्रकार से, जैसे कीमत स्तर का नियंत्रण किया जाता है उसी प्रकार से करों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति का उपचार बजट के माध्यम से सरकार के द्वारा या बजट के प्रावधानों के माध्यम से किया जाता है। और इसके माध्यम से सरकार क्या करती है, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करती है। देखिए नेक्स्ट आता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। सरकार बजट के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस प्रकार से करती है। बजट के माध्यम से सरकार विभिन्न कल्याणकारी सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं की घोषणा करती है और इस प्रकार से सरकार कल्याणकारी राज्य के अपने उद्देश्य को पूरा करती है। नेक्स्ट आता है आर्थिक असमानता पर रोक। सरकार अपने कर एवं अनुदान नीतियों के माध्यम से जो आर्थिक असमानता है उसको बढ़ने से रोकती है और आर्थिक असमानता को कम करती है। तो ये है मुख्य जो बजट के उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं हम बजट के प्रकार पर। देखिए बजट को हमने दो भागों में बांटा है, राजस्व एवं पूंजीगत। इस प्रकार से हम इसका चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए कि कौन से बजट में कौन सी मदों को शामिल किया जाता है। देखिए ये वाला हिस्सा है राजस्व बजट का। राजस्व में भी दो भाग हैं, राजस्व प्राप्तियां यानी जो प्राप्त हो रहा है, आय है एक तरीके से, और राजस्व व्यय अर्थात खर्चे हैं। ठीक इसी प्रकार से पूंजीगत को भी हमने दो भागों में बांटा है। ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं यानी आय हो रही है, मिल रहा है उनको, और पूंजीगत व्यय यानी कि ये क्या है, खर्चे हैं। सबसे पहला आता है राजस्व प्राप्तियां क्या है, इसकी हम पहले परिभाषा थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जिनसे ना ही तो परिसंपत्ति में कमी आती है। किस में कमी आती है, परिसंपत्ति में क्या नहीं होता। राजस्व प्राप्तियों के अंदर देखिए दो चीजें हमें याद रखनी है, परिसंपत्ति और दूसरा देनदारी। देखिए परिसंपत्ति में क्या नहीं आती, इससे कमी नहीं आती, और देनदारी सृजित नहीं होती। इनका तात्पर्य क्या है, देखिए परिसंपत्ति में कमी का तात्पर्य यह कि ये जो प्राप्तियां गवर्नमेंट को मिलती हैं, सरकार को मिलती हैं, ये अपनी वो कोई भी प्रॉपर्टी या संपत्ति बेचकर नहीं प्राप्त करती। यानी उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके पास संपत्ति है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। दूसरा, कोई भी देनदारी सृजित नहीं होती। देखिए देनदारी सृजित कब होती है, जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, ऋण के रूप में लेते हैं, तो हमारी देनदारी सृजित होगी क्योंकि वो पैसे हमें उसके क्या करना है, लौटाने हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट को प्राप्तियां होती है इसमें किसी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं होती। तो राजस्व प्राप्तियां क्या है, ऐसी प्राप्तियां जिसमें ना ही तो परिसंपत्ति में कमी आती है, अर्थात कोई भी गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचती, अपनी संपत्ति बेचकर ये पैसा उसको नहीं मिलता। ये प्राप्तियां, ये आय उसको संपत्ति बेचने से नहीं हो रही। दूसरा, कोई भी देनदारी सृजित नहीं हो रही, यानी कि ये जो आय उसको हो रही है उससे कोई भी देनदारी सृजित नहीं हो रही। इसका मतलब कोई भी लोन नहीं है, उधार नहीं है, ऋण नहीं है। तो ऐसी प्राप्तियां जिसमें कोई परिसंपत्ति में कमी नहीं आती और ना ही कोई देनदारी सृजित होती है, उनको हम क्या कहते हैं, राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। देखिए राजस्व प्राप्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं। एक कर राजस्व प्राप्तियां हो सकती हैं जो करों से प्राप्त होती हैं, दूसरी गैर कर प्राप्तियां हो सकती हैं। अब देखिए कर का हमने पहले अध्ययन किया है। कर दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इसका हमने विस्तार से चर्चा की थी, एक बार मैं पुनः बता देता हूं कि प्रत्यक्ष कर है जिसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, यानी प्रत्यक्ष कर को दूसरे व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होगा। जैसे आय कर है, निगम कर है, ये सारे के सारे क्या है, प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति पर, निजी संपत्ति पर लगने वाला कर हो गया, यानी यदि मेरी आय पर लगेगा तो मुझे भुगतान करना पड़ेगा, मैं इसको किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करके उससे नहीं ले सकता। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष कर, ऐसे कर जिनको एक बार कोई व्यक्ति भुगतान करता है और उनको दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित कर देता है उस कर के भार को, अर्थात इसमें करापात अलग व्यक्ति पर होता है, कराघात अलग व्यक्ति पर होता है। तो इसमें कौन से कर हैं, जैसे उत्पाद शुल्क हो गया, वेट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसमें सारे के सारे जो अप्रत्यक्ष कर थे उनको किस में शामिल कर दिया गया है, जीएसटी में शामिल कर दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर के अंदर। नेक्स्ट आते हैं गैर कर राजस्व। देखिए ये कौन से होते हैं, ये कर नहीं होते, बाकी जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, गैर कर राजस्व प्राप्तियां होंगे। सबसे पहला आता है इसमें प्राप्त ब्याज।
अब ये ब्याज कहां से प्राप्त होगा? देखिए, गवर्नमेंट जो पूंजीगत खर्चे के अंदर ऋण वितरित करती है, पूंजीगत खर्चे के अंदर जो गवर्नमेंट ऋण वितरित करती है, उस ऋण पर जो ब्याज प्राप्त होगा वो क्या होगा? गैर कर राजस्व प्राप्तियों में आएगा। दूसरा आता है लाभांश। देखिए, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, पीएसयू जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनसे जो भी गवर्नमेंट को लाभांश मिलता है वो किसमें शामिल होता है? राजस्व प्राप्तियों के अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट आता है सामान्य सेवा से आय। सामान्य सेवाएं कौन सी है? जैसे बिजली का वितरण है, इससे जो सरकार को आय होती है वो इसमें शामिल होती है। किसमें? राजस्व प्राप्तियों के अंदर शामिल होती है। नेक्स्ट आता है जुर्माना। अब गवर्नमेंट जो भी जुर्माने लगाती है उसके बदले में ना ही उसकी किसी परिसंपत्ति का नुकसान हो रहा है, ना ही कोई देनदारी सृजित हो रही है। तो जितने भी जुर्माने हैं, जैसे आपने हेलमेट नहीं पहना, आपको 100 रुपए 1000 रुपए जुर्माना लग गया, वो क्या है? वो राजस्व प्राप्तियां है। नेक्स्ट आता है प्राप्त अनुदान। सरकार को कहीं से भी अनुदान मिलता है, जैसे राज्य सरकार को यदि केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है, अनुदान का मतलब क्या है? वापस भुगतान नहीं करना, और इससे ना ही तो कोई देनदारी सृजित होती है, ना ही किसी परिसंपत्ति में कोई कमी आती है। तो ये सारा का सारा किसमें है? राजस्व प्राप्तियों के अंदर। ये गवर्नमेंट को पैसा आता है, लेकिन इससे ना तो परिसंपत्ति में कमी आ रही है, ना ही देनदारी सृजित हो रही है। नेक्स्ट आता है इसमें राजस्व व्यय या राजस्व खर्चे कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं। यही दो शब्द आपको याद रखने हैं, परिसंपत्ति और देनदारी। क्या होगा इससे तात्पर्य? देखिए, परिसंपत्ति में कमी, इधर था देनदारी सृजित। अब इसमें क्या होगा? परिसंपत्ति में वृद्धि और देनदारी में कमी। कैसे? जितने भी गवर्नमेंट के राजस्व खर्चे हैं, राजस्व व्यय है, वो व्यय हैं जिनसे ना तो परिसंपत्ति में वृद्धि आती है, यानी इन खर्चों के द्वारा गवर्नमेंट कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद रही, किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा। परिसंपत्ति में वृद्धि का मतलब परिसंपत्ति हम इसको निर्माण भी कह सकते हैं। किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा, ना ही देनदारी में कमी आ रही है। देनदारी में कमी का मतलब जो पहले के ऋण या उधारी है उसको चुकाया भी नहीं जा रहा इससे, यानी देनदारी में कमी नहीं हो रही। तो ऐसे खर्चे जिनसे ना ही तो परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देनदारी में कमी आती है, उसको हम क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहते हैं। अब ये राजस्व व्यय के अंदर कौन कौन क्या क्या चीजें शामिल होती है? सबसे पहला आता है ब्याज भुगतान। देखिए, पूंजीगत खर्चों के अंदर जैसे हमने यहां लिखा हुआ है ऋण की ऋण, जो ऋण सरकार लेती है उन पर जो ब्याज का भुगतान किया जाता है वो किसमें शामिल होती है? ब्याज भुगतान की मद राजस्व व्यय के अंदर शामिल होती है, और ये राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद है। ब्याज भुगतान सबसे बड़ी मद है। अब इसके बदले में कुछ नहीं हो रहा, ब्याज भुगतान किया जा रहा है, एक परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ना ही किसी देनदारी के अंदर कमी आ रही है, यानी मूल ऋण है उसमें तो ये भुगतान नहीं किया जा रहा, ऋण तो उतना ही पड़ा है, क्योंकि सिर्फ क्या भुगतान हुआ है? ब्याज भुगतान हुआ है। और देनदारी में कमी कब आएगी? जब मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट को पे किया जाएगा। तो देनदारी में कमी नहीं आ रही, तो ब्याज भुगतान क्या है? राजस्व व्यय है। दूसरा आता है वेतन। सरकारी सेवा में जितनी भी कर्मचारियों को वेतन प्रदान किया जाता है वो क्या है? राजस्व व्यय है। रक्षा खर्च। देखिए, रक्षा खर्च के अंदर पूंजीगत खर्चों के अलावा जो खर्चे होते हैं, पूंजीगत खर्चों के अलावा से मतलब क्या है? जैसे कि बॉर्डर पे सड़क का निर्माण किया गया, वो पूंजीगत व्यय है, संपत्ति का निर्माण हुआ है। लेकिन जैसे गोला बारूद है, ये क्या है? राजस्व व्यय है। ये राजस्व खर्चे के अंदर रक्षा का जो ये खर्चा है पूंजीगत के अलावा, उसको हम किस में शामिल करते हैं? राजस्व व्यय में शामिल करते हैं। सामाजिक सेवाओं पर व्यय। देखिए, लोक कल्याण के लिए सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती है वो सारी की सारी सामाजिक सेवाएं हैं, और इन पर जो सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है वो राजस्व व्यय की मद होती है। नेक्स्ट आता है दिया गया अनुदान। देखिए, सरकार को जो अनुदान प्राप्त होता है वो तो राजस्व प्राप्तियां हैं, लेकिन जो सरकार अनुदान देती है वो क्या है? वो दिया गया अनुदान है। ये भी किसकी मद है? राजस्व व्यय की मद। अर्थात सरकार जो अनुदान देती है वो क्या है? राजस्व की मद है। अब इसमें देनदारी में कमी, और देनदारी जैसे दूसरे की सरकार के प्रति देनदारी सृजित भी नहीं हो रही। यहां पे देखिए, दिया गया अनुदान यानी कि
ये जो अनुदान सरकार प्रदान करेगी उसके बदले में सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला, कोई परिसंपत्ति नहीं, ना ही ये बाद में पुनर्भुगतान इसका किया जाना है। तो ये है राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। नेक्स्ट हम देखते हैं पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय क्या है। अब सबसे पहले हम पूंजीगत प्राप्तियों की परिभाषा इसकी चर्चा करते हैं। क्या होगा पूंजीगत प्राप्तियां? देखिए पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होगा, या तो परिसंपत्ति में कमी आएगी। क्या आएगा? परिसंपत्ति में कमी होगी। दूसरा क्या होगा? देनदारी का सृजन हो सकता है, देनदारी का सृजन। यानी ये जो गवर्नमेंट को प्राप्तियां हैं वो क्या होगा, या तो गवर्नमेंट अपनी परिसंपत्ति को बेचकर पैसा प्राप्त करेगी, या क्या होगा गवर्नमेंट उधार लेगी, ऋण लेगी, इससे क्या होगा? देनदारी का सृजन होगा। तो यदि ऐसी प्राप्तियां जिनसे क्या होता है, या तो परिसंपत्ति में कमी आती है और या देनदारियों का क्या होता है? सृजन होता है, वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं। यानी ये पैसा कहां से आ रहा है? या तो परिसंपत्ति को बेचकर आ रहा है और या उधार लिया जा रहा है। तो इन दोनों मदों से या इस प्रकार से जो भी सरकार को प्राप्तियां होती है उसको हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। सबसे पहली इसमें मद हमने लिखी है ऋण की वसूली। ऋण की वसूली, अब देखिए देनदारी का सृजन प्लस जो पहले की देनदारियां हैं सरकार के प्रति किसी की, उनमें यदि कमी भी होती है तो वो भी क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां हैं। सबसे पहला हमने लिखा है ऋण की वसूली, यानी सरकार ने जो पहले ऋण किसी को प्रदान कर रखा है वो यदि वापिस वसूल लेती है तो उसकी जो देनदारी थी उसमें क्या आ गई? कमी आ गई, और सरकार को जो ब्याज भुगतान मिलने वाला वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ऋण की यदि वसूली करती है तो वो क्या है? एक तरीके से पूंजीगत प्राप्तियां हैं, क्योंकि ये भी क्या होती है? लोन दिया हुआ है। एक तरीके से हम यूं माने कि गवर्नमेंट की वो भी एक परिसंपत्ति होती है, किसी को लोन दे रखा है, वो पैसा सुरक्षित पड़ा है, एक तरीके से उससे आय हो रही है। लेकिन ऋण की वापस वसूली कर ली तो वो क्या हो गया? सोर्स बंद हो गया। नेक्स्ट आता है ऋण। सरकार कहीं से भी ऋण लेती है, देश के अंदर से, बैंकों से, विदेशी बैंकों से या अन्य सरकार कहीं से भी, तो वो सारा का सारा क्या होगा? पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, क्योंकि ऋण के द्वारा गवर्नमेंट की क्या हो रही है? देनदारी सृजित हो रही है। नेक्स्ट आता है अन्य प्राप्तियां। अन्य प्राप्तियां कौन सी हो सकती है? कोई भी लघु बचत योजनाएं हैं, भविष्य निधि है, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, इनके अंदर जो जमा होता है वो भी गवर्नमेंट यदि लेती है तो वो भी क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां है। क्योंकि इनसे भी क्या होता है, ये जहां से भी आता है लघु बचत योजनाओं से या पीएफ भविष्य निधि से, तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट की देनदारी सृजित होती है, क्योंकि भविष्य में इस पैसे का गवर्नमेंट के द्वारा क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को भुगतान करना पड़ेगा। तो पूंजीगत प्राप्तियां हो गई। नेक्स्ट आता है पूंजीगत व्यय कौन कौन से है। देखिए पूंजीगत व्यय में हम किसको शामिल करेंगे? या तो परिसंपत्ति क्या का निर्माण हो जाए, क्या हो जाए? परिसंपत्ति का निर्माण, परिसंपत्ति का निर्माण, और या क्या हो जाए? देनदारी में कमी आ जाए, देनदारी में कमी, तो वो क्या होगा? राजस्व व्यय होगा। देखिए यहां हमने देनदारी में कमी नहीं होती ये याद रखना है। वैसे मैंने आपको समझाया तब यही बोला, लेकिन लिखा नहीं था पूरा। परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें पूंजीगत में परिसंपत्ति का या तो निर्माण हो जाता है, यानी गवर्नमेंट किसी भी इस प्रकार से व्यय करती है, किसी ऐसी चीज पर व्यय करती है जो उसकी परिसंपत्ति बन जाती है। जैसे कुछ भी बिल्डिंग बना ली, रोड बना ली, पुल बना ली, ये सारे के सारे क्या हैं? परिसंपत्ति के निर्माण है। या देनदारी में कमी आ जाती है। देनदारी में कमी का मतलब या तो गवर्नमेंट जो पहले से ऋण ले रखे हैं उनका वो भुगतान कर देती है, तो देनदारी में क्या हो गई? कमी आ गई। या गवर्नमेंट क्या करती है? अन्य व्यक्तियों से देनदारी का सृजन होता है, यानी क्या करती है? ऋणों का वितरण कर देती है। तो कौन से हैं पूंजीगत व्यय के अंदर? या तो पूंजीगत व्यय से क्या होगा? परिसंपत्ति का निर्माण होगा, यानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बनेगी। या क्या होगा? जो गवर्नमेंट की देनदारी है, यानी पहले के जो लोन है, ऋण है, उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इसमें कौन कौन से मद है? सबसे पहला वितरित ऋण, कि गवर्नमेंट कोई भी सरकार ऋणों का वितरण कर सकती है। दूसरा आता है ऋण अदायगी। देखिए ऋण अदायगी क्या है? पहले से जो ऋण उठा रखे हैं यानी इनकी अदायगी कर दी है, गवर्नमेंट ने उनको चुका दिया है, तो ये भी किसकी मद है? पूंजीगत व्यय की मद है। नेक्स्ट आता है रक्षा पर पूंजीगत व्यय। देखिए रक्षा व्यय को हमने
यहाँ भी रक्षा खर्च को लिया है। तो राजस्व खर्चे जिसका हमने अध्ययन किया था कि जो पूंजीगत खर्चे हैं साथ परिसंपत्ति निर्माण पर जो खर्चे किए जा रहे रक्षा क्षेत्र में, वो तो रक्षा पर पूंजीगत व्यय होगा, लेकिन उसके अलावा जो रक्षा व्यय पर खर्चे हैं वो राजस्व व्यय के अंदर शामिल होगा। नेक्स्ट आता है सामान्य सेवाओं पर व्यय, जैसे रेल हो गया, सड़क हो गया, इन जो भी परिसंपत्तियों के निर्माण में जो व्यय किया जाता है सरकार के द्वारा, वो भी किसमें शामिल होता है, पूंजीगत व्यय के अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट आता है अन्य भुगतान एवं देनदारियां। देखिए अन्य भुगतान एवं देनदारियां कौन सी होगी, जैसे ये लघु बचत योजनाएं, भविष्य निधि, ये वाली जो देनदारियां हैं यदि इनको सरकार चुकाती है, इनका भुगतान करती है, तो वो भी किसमें शामिल होगा, पूंजीगत व्यय के अंदर शामिल होगा। अन्य देनदारियां जैसे पेंशन का भुगतान है, तो इस प्रकार की जो देनदारियां हैं वो भी किसमें शामिल होगी, पूंजीगत व्यय के अंदर शामिल होगी। तो ये बजट के प्रकार जैसे राजस्व और पूंजीगत, जिसकी हमने विस्तार से चर्चा की, मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। इसकी परिभाषाएं आ सकती है कि राजस्व प्राप्तियां क्या है, राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है। मैं इनको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। राजस्व प्राप्तियां कौन सी है, देखिए, ना ही तो परिसंपत्ति में कमी आती है और ना ही देनदारी का सृजन होता है। और राजस्व व्यय क्या है, ना ही तो परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देनदारी में कमी आती है। पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, या तो परिसंपत्ति में कमी होगी या देनदारी का सृजन होगा। पूंजीगत व्यय क्या है, या तो परिसंपत्ति का निर्माण हो और या देनदारी में कमी आए। तो इनकी परिभाषाओं को भी आपने याद रखना है, कौन सी मद कौन से के अंदर शामिल की गई है, इसका भी आपने अच्छी तरह से अध्ययन करना है। देखिए वर्तमान बदलते परिवेश में बजट के कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले आता है आम बजट। आम बजट को पारंपरिक बजट भी कहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसमें विधायिका का प्रमुख उद्देश्य कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना है, क्योंकि विधायिका के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, जैसे वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो बजट पर बहस होती है, उसी के द्वारा उसमें जो अनुदान की मांगे हैं उन पर बहस के द्वारा विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। प्रमुख उद्देश्य क्या है, खर्च पर नियंत्रण करना और तीव्र विकास करना। हमने पढ़ा बजट के उद्देश्यों में कि बजट का प्रमुख उद्देश्य विकास करना है, विकास को दिशा प्रदान करना है। तो खर्च पर नियंत्रण किस प्रकार से विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर जो वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है उसी के आधार पर खर्च पर नियंत्रण रखा जाता है। इसमें दो टर्म्स आती हैं, पूरक बजट एवं लेखानुदान। देखिए पूरक बजट क्या है, जो बजट पेश किया जाता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के खर्चों के लिए किया जाता है। लेकिन यदि जो बजट में जो बजट पास किया गया है वो कम रह जाता है किसी साल के लिए, तो उस कम रहे बजट के लिए क्या पेश किया जाता है, उस बजट का पूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट आता है लेखानुदान। लेखानुदान क्या है, देखिए सामान्यतः मार्च के महीने के अंदर बजट पेश किया जाता है विधायिका के अंदर या संसद के अंदर। तो चूंकि 1 अप्रैल से नए खर्चे प्रारंभ हो जाते हैं और बजट के पास होने में समय लगता है, तो जब तक बजट पास नहीं होता तो 2-3 महीनों के खर्चों के लिए एक लेखानुदान पास किया जाता है ताकि उन 2-3 महीने के खर्चे चलाए जा सके। वर्तमान में देखिए जो बजट है वो फरवरी में पेश किया जाने लगा है ताकि कम से कम समय के लिए लेखानुदान की आवश्यकता पड़े या इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। नेक्स्ट आता है निष्पादन बजट। निष्पादन बजट का सर्वप्रथम जो इसका उपयोग किया था, इसको प्रचलन में लाया गया था हूवर आयोग के द्वारा अमेरिका के अंदर 1949 के अंदर। और अब अमेरिका के अंदर 1950 में ट्रूमैन जो राष्ट्रपति था वहां का, उसने इसको अमेरिका में लागू किया था। यानी सबसे पहले निष्पादन बजट अमेरिका के अंदर 1950 में ट्रूमैन के द्वारा लागू किया गया था। ये क्या है, देखिए खर्च के बजाय किस पर, उद्देश्यों पर जोर देता है, यानी उस खर्च का उद्देश्य क्या है उस पर इसका जोर रहता है। इसे व्यापक कार्यवाही का दस्तावेज भी कहते हैं क्योंकि उसके निष्पादन के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक कार्यक्रम गतिविधि के निष्पादन को वित्तीय पक्षों से संबंध स्थापित करता है। गतिविधि के निष्पादन का वित्तीय पक्ष यानी प्रत्येक गतिविधि का रिजल्ट क्या रहा है और उसको कितना मद आवंटित हुआ था, कितना उसको वित्तीय आवंटन हुआ था, इसके बीच में दोनों के बीच संबंध स्थापना करता है। देखिए नेक्स्ट आता है जीरो बेस बजट। सबसे पहले पीटर ए पायर ने ये टर्म दी थी कहां, अमेरिका के अंदर। और 1979 के अंदर अमेरिका में जिमी कार्टर जो वहां के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा ये लागू किया गया। क्या है ये, व्यय पर अंकुश लगाने की तार्किक प्रणाली है। तार्किक रूप से किस प्रकार से व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है, खर्चों पर अंकुश लगाया जा सकता है।
व्यय का आधार विगत व्यय नहीं, विगत व्यय का मतलब पिछले साल जो खर्चे हुए हैं किसी भी स्कीम पर, किसी भी क्रियाकलाप पर, उनको वर्तमान जो आगामी वर्ष है उसके खर्चों का आधार नहीं बनाया जाता। यानी वर्तमान जो बजट के अंदर आगामी वर्ष के लिए जो बजट सैंक्शन किया जाएगा वो किसी भी क्रियाकलाप के विगत जो खर्चे हैं, पिछले साल के खर्चे के पिछले साल का व्यय, उसको आधार बनाकर सैंक्शन नहीं किया जाएगा। क्या होगा? प्रत्येक क्रियाकलाप का शून्य से औचित्य निर्धारण, अर्थात बिल्कुल जीरो से उस क्रियाकलाप का औचित्य की परीक्षा की जाती है और उसके आधार पर ही उसको खर्च के लिए सैंक्शन किया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको सूर्यास्त बजट प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि जो पहले वाले खर्चे हैं वो उसको छोड़ दिया जाता है एक तरीके से, क्योंकि उनके आधार पर, पिछले खर्चों के आधार पर नया व्यय है उसको जारी नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है आउटकम बजट। देखिए, बजट में मूल्यांकन के लिए जा सकने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण, इसके अंदर क्या होता है? भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि कितने लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, ताकि बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को परखा जा सके। क्योंकि जब उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा तो हम ये माने कि बजट गुणवत्तापूर्ण है या उसने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। जो खर्चे हैं, वित्तीय खर्चों में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है। किसका? आउटकम बजट का, ताकि जो निर्धारित लक्ष्य है उनकी प्राप्ति के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जा सके। नेक्स्ट आता है जेंडर बजटिंग। देखिए, क्या है जेंडर बजटिंग? बजट के जो वित्तीय प्रावधान है वो जेंडर के आधार पर किए जाते हैं। बजट के माध्यम से महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रावधान किए थे। यानी बजट में ऐसे प्रावधान किए जाते हैं कि महिलाओं के कल्याण के लिए उनको वित्तीय आवंटन निश्चित रूप से हो सके और निर्धारित मात्रा में हो सके। तो चूंकि जेंडर के आधार पर वित्तीय साधनों का आवंटन किया जाता है, वित्त का आवंटन किया जाता है, इस कारण से क्या होता है? बजट महिला एवं पुरुष को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान इस बजट में किए जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जेंडर बजटिंग में महिलाओं के कल्याण के विशेष प्रावधान किए जाते हैं, इसीलिए इसको जेंडर बजटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है संघीय, प्रांतीय, स्थानीय बजट। देखिए, हमने 3 प्रकार की सरकारें पढ़ी हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार, ये 3 स्तर है सरकार के। तो जो संघ की सरकार है, केंद्र सरकार है, उसका जो बजट होता है उसको संघीय बजट कहते हैं। जो राज्य सरकार है उसके बजट को हम प्रांतीय बजट कहते हैं। और जो स्थानीय, जैसे स्थानीय लेवल पर पंचायती राज और इनका जो अलग बजट होता है। नेक्स्ट आता है सामान्य एवं संकटकालीन बजट। देखिए, सामान्य परिस्थितियों का जो बजट है उसको हम सामान्य बजट कहते हैं। संकटकालीन, जैसे युद्धकालीन परिस्थितियां हैं तो उस समय जो बजट है उसको हम क्या कहते हैं? संकटकालीन बजट, या विशेष जो भी संकटकालीन परिस्थितियों के लिए यदि बजट बनाया जाए तो उसको भी हम क्या कहेंगे? संकटकालीन बजट कहेंगे। नेक्स्ट आता है बजट घाटे की अवधारणा। देखिए, बजट घाटे की अवधारणा से पहले हम ये देखते हैं कि घाटे का बजट क्या है, बचत का बजट क्या है, या संतुलित बजट क्या है। फिर हम घाटे के बजट से आगे इसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। घाटे के बजट से क्या तात्पर्य है? जब कुल खर्चा कुल आय से ज्यादा हो, अर्थात हमारी इनकम कम है और हमारे खर्चे ज्यादा। इसका मतलब क्या है? नुकसान है, घाटा है। तो कुल व्यय और कुल आय, अब ये कुल व्यय और कुल आय कौन सी? कुल व्यय में राजस्व और पूंजीगत दोनों व्यय, और कुल आय में राजस्व और पूंजीगत दोनों प्राप्तियां। अर्थात यदि राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का योग कम रह जाए उसके मुकाबले किसके? राजस्व एवं पूंजीगत खर्चों से। तो राजस्व एवं पूंजीगत खर्चे यदि ज्यादा हैं, राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों जोड़कर यदि कम है तो क्या होगा? बजट, ये घाटे का बजट होगा। बचत का बजट क्या है? यदि आय ज्यादा है, खर्चे कम है, अर्थात पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्तियां ज्यादा हैं दोनों मिलाकर, किससे? पूंजीगत एवं राजस्व व्यय से। तो क्या है? बचत हो रही है, क्योंकि आय ज्यादा है, खर्चा कम है। नेक्स्ट आता है संतुलित बजट। संतुलित बजट से क्या तात्पर्य है? यदि कुल आय और कुल व्यय दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां बराबर है किसके? राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय के, तो इसको हम कहेंगे संतुलित बजट। नेक्स्ट आता है राजस्व बजट। देखिए, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, अर्थात राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों पर आधिक्य, यानी राजस्व व्यय यदि ज्यादा हो, राजस्व प्राप्तियां कम हो, तो खर्चा ज्यादा है, प्राप्तियां कम है, इसका मतलब घाटा है। चूंकि राजस्व और राजस्व की बात हो रही है इसलिए इसका जो घाटा होगा वो क्या होगा? राजस्व घाटा होगा। इसको यदि हम प्राप्तियां कम है, व्यय ज्यादा है, तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव है, यानी घाटा है। नेक्स्ट आता है राजकोषीय घाटा। देखिए, बजट घाटा, बजटीय घाटा
प्लस उधार प्लस समय की देनदारियां, यानी कुल एक तरीके से क्या है, देनदारियां है सरकार की एक तरीके से। बजट में जो घाटा हुआ प्लस उसके बाद क्या जोड़ेंगे इसके अंदर, जो उधार लिया जा रहा है और उस समय की जो देनदारियां है, इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। नेक्स्ट आता है प्राथमिक घाटा। देखिए प्राथमिक घाटा क्या है, यदि राजस्व घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए। ब्याज भुगतान देखिए हमने राजस्व व्यय के एक मद लिखी थी, ब्याज भुगतान, अर्थात जो ऋण है उसका जो ब्याज भुगतान किसमें किया जाता है, राजस्व जो व्यय था उसमें शामिल किया था हमने। तो यदि कुल राजस्व घाटे में से वो वाला ब्याज भुगतान घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राथमिक घाटा आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं, एक एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, इसकी परिभाषा या पूछी जा सकती है कि राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा या राजस्व घाटा क्या है, तो हमें इनको याद करना है। नेक्स्ट आता है भारत में बजट की नवीन प्रवृत्तियां, अर्थात भारत में बजट के अंदर क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, बजट को पेश करने में या उसके प्रावधानों के अंदर या राजकोषीय घाटे को कम करने के अंदर क्या क्या परिवर्तन किए गए, कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियां या नवीन तकनीकें अपनाई गई हैं। सबसे पहला आता है वित्तीय वर्ष 2016-17 से योजनागत एवं गैर योजनागत वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। देखिए हमने जो अध्ययन किया था एक चार्ट के माध्यम से, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने अध्ययन किया था राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय कार प्राप्तियों का, उसमें हमने इसको नहीं बांटा था क्योंकि वर्तमान में ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां बता देता हूं थोड़ा सा कि योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण होता क्या था। इसमें क्या था, जो खर्चे किए जाते थे उनको दो भागों में बांटा जाता था, योजनागत एवं गैर योजनागत। योजनागत का मतलब है जो जिनको प्लान किया जाता था, पहले योजनाएं बनाई जाती थी और ये उत्पादक होते थे, एक तरीके से प्रोडक्टिव होते थे। जैसे किसी स्कीम के तहत सड़कें बना दी गई, किसी स्कीम के तहत कुछ बिल्डिंग्स बना दी गई, तो ये उत्पादक प्रवृत्ति के होते थे, इनको योजनागत कहा जाता था। और गैर योजनागत का मतलब कोई भी आकस्मिक जैसे खर्चा आ गया, कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो वहां पर जो खर्चे किए जा रहे हैं किसी प्रकार के, उसको अंदर हम इसमें शामिल करते थे। तो इस वर्गीकरण को क्या किया गया है, 2016-17 के अंदर समाप्त कर दिया। ये योजनागत और गैर योजनागत का वर्गीकरण मौजूद नहीं है। नेक्स्ट आता है रेल बजट अलग से नहीं। 2016 में ये घोषणा की गई थी, पहले रेल बजट और एक आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे, रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर लिया गया, इसे अलग से पेश नहीं किया जाता। पहले जो आम बजट है वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता था, रेल बजट रेल मंत्री के द्वारा पेश किया जाता था। अब जो चूंकि ये समाप्त कर दिया गया रेल बजट अलग से, इसलिए आम बजट है जो सामान्य बजट उसको वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट आता है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम। ये 2003 में पारित किया गया है, किसके लिए, राजकोषीय अनुशासन की स्थापना के लिए, एक तरीके से कि राजस्व घाटे को शून्य किया जाए। 2003 के अंदर यह पारित किया गया है, 2004 में इसको लागू भी किया गया है। नेक्स्ट आता है केंद्र व राज्यों में राजस्व बंटवारे के मानक थे। देखिए जितना भी केंद्र के पास राजस्व इकट्ठा होता है उसका विभाजन किया जाता है, उसका बंटवारा किया जाता है केंद्र के मध्य और राज्य के मध्य। इसके मानक भी तय किए गए हैं ताकि केंद्र एवं राज्य के मध्य जो वित्तीय स्रोतों को लेकर विवाद होते हैं उसको टाला जा सके। नेक्स्ट आता है आर्थिक नीति के उपकरण के रूप में बजट किस प्रकार से सहायक है। सबसे पहला आता है, देखिए बजट एक कोई आय व्यय का ब्यौरा मात्र नहीं है, ये क्या होता है, भूतकाल के अनुभवों को, अर्थात जो पहले से हमने अनुभव अर्जित किए हैं सरकार ने, उस पर आधारित भविष्य के लिए एक व्यापक योजना होती है जो सरकार की आर्थिक एवं जो सामाजिक मनोवृत्ति है या उसकी विचारधारा है उसका दर्पण होती है। क्योंकि योजनाओं के माध्यम से सरकार आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों को क्या करती है, लागू करती है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रयास करती है। तो एक तरीके से ये सरकार का दर्पण है कि उसकी सामाजिक एवं आर्थिक विचारधारा किस प्रकार की है। आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग, अर्थात विकास से बजट को जुदा नहीं किया जा सकता, अर्थात ये अलग अलग नहीं है, ये विकास का एक अभिन्न अंग है क्योंकि बजट के माध्यम से ही विकास किया जाता है और जो निर्धारित लक्ष्य है उनकी प्राप्ति को उनको प्राप्त करने का एक उपकरण है। अर्थात बजट के माध्यम से जो सरकार के द्वारा आर्थिक, सामाजिक या विभिन्न क्षेत्रों में जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनको प्राप्त करने का उपकरण क्या है, बजट है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था अध्याय 23 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था जिसका हमने अध्ययन किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्ष के सिलेबस का ये अंतिम अध्याय था। हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम का इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अध्ययन किया है। आपको ये हमारी क्लासेस कैसी लगी, आपके लिए ये क्लासेस कितनी उपयोगी रही हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर बताएं। आज की क्लास में बस इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम एक लाइव क्लास के माध्यम से इस समस्त पाठ्यक्रम के बारे में एक परिचर्चा करेंगे और आप उस लाइव क्लास में जरूर जुड़ें। धन्यवाद।